Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. हमने अपने पिछले 2 वीडियो लेसन्स में नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया है क्लास 11th का, और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ा है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है। तो आज ये चैप्टर कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? Objectives are the goals or the targets or the end results towards which all the business decisions and actions are directed. जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करना चाहता है, कौन से एंड रिजल्ट्स की तरफ उसके सारे बिजनेस डिसीशंस होंगे या एक्शंस होंगे, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है: इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और पर्सनल और इंडिविजुअल। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने अपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मतलब दिस इज़ रिलेटेड टू द अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड और सम मनी और इनकम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो पहला है प्रॉफिट अर्निंग। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का, वो सेंटिमेंटल कोई वैल्यू या सेंटिमेंटल रीजंस के साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि इसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है? जो भी बिजनेसमैन अगर बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो कैपिटल लगाते हैं, जो भी उनके कॉस्ट इनकर करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो भी, वो सब कुछ कवर करने के बाद उनके हाथ में कुछ सरप्लस तो बचना चाहिए ना। अगर ये सरप्लस नहीं बचता है तो उनके लिए ये सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? सर्वाइव करना मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, शट डाउन करने के लिए या लॉस इनकर करने के लिए नहीं, है ना। अब ग्रोथ और एक्सपांशन क्या है? भाई हमको नए नए ब्रांचेस खोलने हैं और अपने बिज़नेस का साइज़ बढ़ाना है और लोगों को एम्प्लॉय करना है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं कुछ बिज़नेस, जैसे हमने स्टार्ट किया था कॉस्मेटिक्स से, फिर हम चले जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स पे, या और भी इस तरह से हम कई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का आपको पता है कि टाटा मोटर्स है, देन टाइटन है उनका जो वॉचेस का, देन तनिष्क है, तनिष्क ज्वेलरी का है, फिर फूड प्रोडक्ट्स भी उनके हैं जो पल्सेस, टाटा संपन्न और स्पाइसेस हैं। फिर टाटा ग्रुप जो है, इन्होंने बहुत सारे, टाटा स्टील, और इस तरह से इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, है ना। तो ये होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो ये कहते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। तो प्रॉफिट जो है वो बिजनेस परफॉर्मेंस को भी मेजर करता है कि कौन सा बिज़नेस कितना सक्सेसफुल है। जितना उसका प्रॉफिट अर्निंग अच्छा है, इसका मतलब बिज़नेस सक्सेसफुल माना जाता है। इट ऑल्सो बिल्ड्स द क्रेडिट वर्दीनेस अमंग द क्रेडिटर्स और लेंडर्स। सो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, कंपनीज अपने जो प्रॉफिट के साथ वो जो री इन्वेस्ट करके जो करती है रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू, वो तो है ही एक सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन साथ में उनको क्रेडिटर्स और लेंडर्स से फाइनेंस, लोन लेना होता है ना। तो जब क्रेडिटर्स और लेंडर्स को इस बात की एश्योरेंस होगी कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, तभी वो उसको लोन देंगे, तभी वो उसको कैपिटल या फाइनेंस करेंगे, है ना। तो ये प्रॉफिट अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस।
सेकेंड पॉइंट है मार्केट स्टैंडिंग. सो इट मीन्स द पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. अब मार्केट में जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ एक इसी कंपनी के तो नहीं है, इसी एंटरप्राइज को तो नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. तो उनके कंपैरिजन में ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, ब्रांड है कि नहीं, मार्केट शेयर कितना है, ये उसका कंपनी का एक या बिज़नेस का एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव होता है. सपोज़ ये एक मार्केट है. अब इस मार्केट, ये चॉकलेट का इंडस्ट्री है, चॉकलेट मार्केट है. तो अब इस मार्केट में कैडबरी ने सपोज़ अपना मेजर जो एरिया है, मेजर मार्केट शेयर है, वो कैप्चर कर रखा है. अब नेस्ले है और मान लो अमूल है, हर्शी, जो भी है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हो सकती है, ये सब इमेजिनरी फिगर्स हैं. तो जो कैडबरी है वो ट्राई करेगी कि अपना मार्केट शेयर और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए. नेस्ले भी उसी तरह से ट्राई करेगी कि वो अपना मार्केट शेयर और बढ़ाए, ताकि वो इस मार्केट में लीडर कहलाए या बहुत उसका मेजर शेयर जो है मार्केट का वो कैप्चर कर सके. थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करना, न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा, है ना. जब जैसे प्रोडक्ट की नए टेक्नोलॉजी के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए नए फीचर्स ऐड होते हैं, जो प्रोडक्ट जो है वो बेटर बनाया जाता है फॉर द कस्टमर्स. और इस काम में जो फर्स्ट मूवर है, मतलब जो पहले इस चीज़ को मार्केट में ला पाता है, वो कंपनी या वो बिज़नेस ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. अब जैसे मारुति हैं, इन्होंने स्मॉल कार सेगमेंट में सबसे पहले अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया. उसके अलावा वो साथ में अपने कार्स को अपग्रेड करते रहते हैं, है ना, अपग्रेड करते रहते हैं प्रोडक्ट को, ताकि वो मार्केट में बने रहे. अब फिलिप्स है जैसे, इसका तो खैर आपने टैगलाइन ही सुना होगा, इनोवेशन एंड यू. अब इनके प्रोडक्ट्स में भी ये हमेशा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करते रहते हैं. एयर फ्रायर जो है एक नया कॉन्सेप्ट, जो फ्राइंग के अलावा, मतलब जो लोग फ्राइंग नहीं पसंद करते हैं, डीप फ्राइंग नहीं पसंद करते हैं, या हेल्थ कॉन्शियसनेस है, हेल्थ अवेयरनेस के कारण एयर फ्राइंग का एक कॉन्सेप्ट, नया एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इनोवेशन मतलब नई नई आइडियाज़. डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में देखें तो जैसे एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने जो अपने ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको छोड़ के उन्होंने अपना दूसरा एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया है. तो जितना ज़्यादा कंपनी इनोवेट करेगी वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी. ये उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है. देन नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी. अब ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, and minimum wastage, optimum utilization. It reduces the cost and increases the profit. Productivity is related with efficiency, that means output by input. तो हम जितना कम से कम इनपुट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेते हैं, उतनी प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी है, उतना ही हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना. तो जो भी फिज़िकल, जैसे मशीन्स एंड टूल्स हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, इनका कम से कम वेस्टेज और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. अब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? ना तो आप रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करोगे और ना ही अंडर यूटिलाइज करोगे. ओवर यूटिलाइज करने से क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइट हो जाएंगे रिसोर्सेज, और वो भी अच्छा नहीं है कंपनी के लिए. अंडर यूटिलाइज करने से क्या होगा? वेस्टेज होगा. तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ऑप्टिमम. मीन्स that much utilization of resources in that manner that it minimizes the cost and increases the profit. It minimizes the wastage and increases the utilization. Okay, then next comes the social objectives of business. तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ नॉट इन द वैक्यूम, इट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और वो सोसाइटी से ही सारे रिसोर्सेज लेते हैं. तो जब
रिसोर्सेज वो सोसाइटी से ले रहे हैं और सोसाइटी के लिए ही वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो बिजनेस ओज, उसकी ऑब्लिगेशन है सोसाइटी की तरफ, है ना, तो वो उसको रिटर्न करना है किस रूप में? सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट राइट प्राइसेस। जो भी गुड्स की क्वालिटी है वो हम कैसे मेजर करते हैं? ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, प्योरिटी के माध्यम से। जैसे उसमें रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उसमें ISI मार्क, या ज्वेलरी है उसमें हॉल मार्क, फूड प्रोडक्ट्स में FPO, और ये सारे प्रोडक्ट्स दे शुड बी able to satisfy the customers and with respect to the quality। ठीक है। अब जैसे आपके रेफ्रिजरेटर है, उसके लिए हम ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी क्वालिटी मानेंगे अगर फ्रिज आपका ड्यूरेबल है तो। सेफ्टी के लिए जैसे हम आयरन लेते हैं, है ना, जो कपड़े प्रेस करते हैं, या इस तरह के और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उसमें सेफ्टी हम देखते हैं पहले। प्योरिटी, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हमको प्योरिटी मेजरमेंट जो है, दैट इज़ द क्राइटेरिया टू असेस दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज़ right or not। Okay, so the company has to provide or offer the goods and services at reasonable prices to the customers। Second is avoidance of unfair trade practices or malpractices। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है? ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, फॉल्स क्लेम्स इन द एडवर्टीजमेंट्स एट्सेट्रा। तो ये टर्म्स तो आपने पहले भी सुने होंगे और इनका मीनिंग आप जानते होंगे कि जैसे सामान को ऐसे कहीं पे होर्ड करना या स्टोर करके रखना, स्केर्सिटी क्रिएट करना मार्केट में, और फिर उसको हायर प्राइस में बेचना, दैट इज़ मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, है ना। अडल्ट्रेशन मतलब टू मिक्स सम अनडिज़ायरेबल थिंग्स इन द प्रोडक्ट्स, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर में कुछ और उसमें ब्रिक पाउडर वगैरह ऐड करना, ये अडल्ट्रेशन है। या एडवर्टीज़मेंट में कुछ ऐसे दावे करना जो सही नहीं है, है ना, तो एकदम 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, ऐसा वैसा कुछ भी जो आप देखते हैं कि सही नहीं होता है ना, तो ये सब पनिशेबल है अंडर लॉ, एंड ड्यू टू दिस द कंपनी ऑल्सो लूजेज द रेपुटेशन और गुडविल। तो ये बिकॉज दिस इज़ इलीगल। अब जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, एथिकल नहीं है, लीगल नहीं है, तो कंपनी को ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये उसकी एक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है कि इसको सोसाइटी के प्रति अपनी ऑब्लिगेशन जो है ट्रुथफुली अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सो द बिजनेस ऑल्सो हैज़ टू generate the employment opportunities for the flow of income, regular flow of income in the society। अब सोसाइटी से ही तो वो सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी उनको जो हायर करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर प्रोवाइड करनी उनकी प्राथमिकता या प्रायोरिटी में होनी चाहिए। स्पेशल कंसिड्रेशन किसको देना है? हैंडीकैप, डिसेबल्ड, लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस इम्प्रूव्स द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। और पब्लिक इमेज जो है या गुडविल जो है वो बहुत ज़रूरी है कंपनी के सक्सेस के लिए, लॉन्ग रन में लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि वही सोसाइटी के लोग इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। देन नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कंपनीज़ हैं वो चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ओपन करते हैं, रन करते हैं। दे हेल्प द सोशल सर्विस प्रोग्राम्स रन बाय द NGOs एंड गवर्नमेंट organizations by contributing large funds and donations। Some examples are Bill Gates Foundation, Reliance Foundation, Infosys Foundation, Tata Memorial Center for Cancer Research and Treatment। तो इस तरह से भी बिजनेस जो है अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, अब क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे निकलता हुआ धुआं या उनका जो लिक्विड या सॉलिड वेस्ट है जो कि
लैंड पोल्यूशन होता है या वाटर पोल्यूशन का एक कॉज होता है। तो कंपनी को ये ध्यान में रखना है कि वो एक तो कैसे करके ये पोल्यूशन कंट्रोल करे, और दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ताकि अगर एलिमिनेट नहीं कर सकता तो कम से कम मिनिमाइज़ करना है उनको पोल्यूशन को। एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट करके, प्रॉपर डिस्पोजल और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट करके, ट्री प्लांटेशन इन नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज़ करके। तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। देन ह्यूमन और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कंपनी के, क्योंकि सारे अदर रिसोर्सेज जो हैं वो बेकार हो जाएंगे जब ह्यूमन रिसोर्स जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वही सारे अदर रिसोर्सेज को काम में लाते हैं और कंपनी की प्रोडक्शन में या उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो कंपनी जो है इज़ बाउंड टूवर्ड्स द ह्यूमन और द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंपनी, दोज हु आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी, देयर वर्कर्स, टू प्रोवाइड द गुड वर्किंग कंडीशंस। सेफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वेजेस। जो भी मार्केट में वेज या सैलरी के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी वेज रेट है, उसके मुताबिक उनको अपने वर्कर्स को सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड नॉलेज अपडेट, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल ग्रोथ या करियर ग्रोथ, क्योंकि अगर वो ट्रेन होते हैं, अपने स्किल्स बढ़ाते हैं, नॉलेज अपग्रेड कर लेते हैं, अपडेट होते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है करियर लैडर में ऊपर बढ़ने की। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का ऑफ द एम्प्लॉयज़। देन पीयर रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट। तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इनिशिएटिव एनकरेज करना और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करना। इस तरह से कंपनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ को फुलफ़िल कर सकती है। देन स्पेशल बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एट्सेट्रा। ये सारे हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स ना, जो कि कंपनी के जो सैलरी या वेजेस हैं उसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो उनके बेनिफिट्स हैं, ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है किसी वर्कर के लिए, और उसके लिए एक फैसिलिटी होती है ताकि वो उस कंपनी में बना रहे। अब ये इतना जितना हमने पढ़ा है अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, उसके बेसिस पे हम ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मार्केट शेयर ऑफ अ कंपनी। कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसमें? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, सर्वाइवल, मार्केट स्टैंडिंग या प्रोडक्टिविटी। तो आपको याद होगा ये होगा मार्केट स्टैंडिंग। These days almost all corporate houses adopt parks or roads near their office for maintenance. Which objective they try to achieve? बताएंगे आप। ये हो गया उनकी मेंटेनेंस का, क्या ये सोसाइटी या कम्युनिटी का एक एरिया है ना, तो ये आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। विच ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय ओपनिंग अप अ कैफेटेरिया फॉर वर्कर्स। अब यहाँ पे वर्कर्स को ध्यान में रख के किया है, यानी हो गया ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। न्यू मशीनरी इंस्टॉल टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड डेवलप न्यू मार्केट। अब नया मार्केट डेवलप करने के लिए कर रहा है कंपनी, तो इसका मतलब ये है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो लेसन्स of business studies with Anubha. Next video lesson will be on the classification of business activities. Thank you.